हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे टू एसी। जो आज का लेक्चर है इसमें हम लोग हीट ट्रीटमेंट ऑफ फेरस एलॉय में जो जो माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलप होंगे उनकी कुछ बात करने वाले हैं। माइक्रो स्ट्रक्चर को समझने से और उसकी प्रॉपर्टीज समझने से ये बेनिफिट होगा कि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में हीट ट्रीटमेंट बताऊंगा तो सिर्फ मेथड का नाम लिखूंगा, बोलूंगा इससे ये स्ट्रक्चर बनेगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये मेथड या ये पर्टिकुलर हीट ट्रीटमेंट अपन किस लिए कर रहे हैं। डक्टिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, हार्डनेस बढ़ाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपन माइक्रो स्ट्रक्चर को देखेंगे। और डिटेल में बात करें तो ऐसा है कोर्स परलाइट, फाइन परलाइट, बेनाइट, मार्टेनसाइट, टेम्पर्ड मार्टेनसाइट, स्फेरोडाइट, इन स्ट्रक्चर्स को अपन देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में ऐसा है कि इन स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि भैया जो आरडीजे साहब हैं, ठीक है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, टोनी स्टार, आयरन मैन, इन्होंने भैया क्यों अपने फेस मास्क को बनाने में और अपने सूट को बनाने में क्वेंचिंग मेथड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। और अगर मान लो ये क्वेंचिंग की बजाय कोई और माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते जैसे स्फेरोडाइट है या किसी और तरीके का, तो भैया क्या ये थानोस से मुकाबला कर पाते या नहीं कर पाते, वो चीज़ भी आपको आज पता पड़ेगी। तो अपन बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे फोकस करो। देखो आपकी स्क्रीन पे अभी क्या है, मैं ट्रिपल टी कर्व बना रहा हूँ। ट्रिपल टी कर्व ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया था। इसमें ऐसा है कि सबसे पहले ये वाली लाइन जो है ये तो आपको पता है, ये हमने बोला था यूटेक्टोइड लाइन है, 725 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, यूटेक्टोइड आइसोथर्म है ये। यहाँ पे दो नई लाइन है, एम एस और एम एफ। ठीक है, इसको थोड़ा और नीचे करके दिखाता हूँ, शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा। अब दिख रहा है एम एस और एम एफ। एम एस जो है वो है मार्टेनसाइट स्टार्ट टेम्परेचर और एम एफ जो है वो मार्टेनसाइट फिनिश टेम्परेचर। क्या है वो चीज़, उसकी बात अभी होगी। ठीक है, अब अपन भैया यहाँ पे कर्व बना लेते हैं। ठीक है, और कर्व बनाने के बाद में जो अलग अलग हीट ट्रीटमेंट है, प्रोसेसेस हैं, उनका छोटू छोटू सा नाम लिख लेते हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस कूलिंग रेट पे कौन सी मेथड होती है। ठीक है, और पहले भी मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि भैया ये सारे नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है या कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई और कलर भी दिखाएं? दो स्ट्रक्चर तो हो गए, एक मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक CCR बनाना पड़ेगा, क्रिटिकल कूलिंग रेट की लाइन दिखा देते हैं। चलो चलो CCR को भी छोड़ो, एक ऐसा लेते हैं। सबसे पहले बेनाइट बनाते हैं, ये लो। साथ साथ में लिखना हो तो साथ साथ में भी लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर बचा है, उसको किसी और इस कलर से दिखा देते हैं, ये लो। ओके 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 ओके, बहुत बन गए, बहुत बन गए। देखो यहाँ पे ध्यान दो, जो ये सबसे पहला स्ट्रक्चर है भैया, वाइट कलर से जो मैंने दिखाया है, ये स्ट्रक्चर बना है कोर्स परलाइट। दूसरा स्ट्रक्चर बना है फाइन परलाइट। तीसरा स्ट्रक्चर बना है बेनाइट। बेनाइट बनाते टाइम ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि आपको ये जो लाइन आना है, ठीक है, वो नोज के नीचे तक आना है। ये आपकी नोज है, ठीक है, नोज मतलब अरे ये इनका ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट नोज है, नोज के नीचे तक आपको आना है। नोज के ऊपर रह जाओगे और सपोज ये ऐसा करके ऐसा यहाँ तक पहुँच जाते तो भैया वो फाइन परलाइट ही बन जाता। ठीक है, वो बेनाइट नहीं होता। तो बेनाइट बनाने के लिए एक बात ये ध्यान रखना, मार्टेनसाइट जो है वो सीधा भैया नोज को भी क्रॉस कर दो, नोज से भी ज़्यादा आ जाओ तो इस टेम्परेचर पे बनेगा एम। एम इज़ फॉर मार्टेनसाइट। अब ऐसा है, एक एक करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं। ये जो पहला वाला कर्व है ये तो आपको पता ही है यार, ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर्व था।
जिन लोगों ने ट्रिपल टी वाला मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके वो ट्रिपल टी वाला जस्ट जो पिछला लेक्चर था वो देख लेना। तो ये मार्टेनसाइड स्टार्ट कर्व, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर्व है और ये ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश कर्व है, ठीक है। ऐसा है कि अगर कूलिंग रेट बहुत स्लो था तो स्लो कूलिंग रेट पे अपन ने कल एक बात की थी कि एक प्रोसेस अपन ने बोली थी कि जब कूलिंग रेट बहुत स्लो होता है तो प्रोसेस को नाम दिया था कि वो प्रोसेस होगी क्या, एनीलिंग। एनीलिंग होगी और उससे जो तुमको मिलने वाला है वो कोर्स परलाइट मिलने वाला है स्ट्रक्चर। दिख रहा है तुमको स्लो कूलिंग कैसे, क्योंकि यार तुम देखो ना यार कोर्स परलाइट इस जगह पे, तो देखो टाइम इंटरवल कितना दिया मैंने, इतना ज़्यादा टाइम इंटरवल अवेलेबल है, ठीक है। कोर्स परलाइट बनाने के लिए ऐसा है कि तुम जो टेम्परेचर रखोगे, ये प्रोसेस जनरली हाई टेम्परेचर पे हो रही है, मतलब हाई, यहाँ पे जब मैं हाई टेम्परेचर बोल रहा हूँ तो हाई टेम्परेचर का मतलब ये है कि ये जो यूटेक्टोइड था, यूटेक्टोइड के नज़दीक ही है। देखो ये जो अपना पॉइंट है, जिस पॉइंट पे तुम कूलिंग कर रहे हो, तो ओवरऑल अगर अपन यहाँ बात करें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आ रहे हैं वो हाई है, ठीक। इसलिए होगा क्या कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो डिफ्यूजन होगा। अरे जो डिफ्यूजन होता है पता है ना, डिफ्यूजन जो है वो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा होगा, अपन ने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो भैया ऐसा है कि कोर्स परलाइट जब बनता है तो उसके केस में ये बात आ जाती है कि जो डिफ्यूजन होता है कार्बन का, कार्बन जो है वो बैठा हुआ है आयरन के अंदर, तो जो कार्बन का डिफ्यूजन हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब कार्बन ज़्यादा डिस्टेंस तक यहाँ से मान लो ऐसा उचक उचक के इधर भाग रहा है, ठीक। जिस जगह वो भग रहा है वहाँ पे कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा, मतलब वहाँ पे सीमेंटाइड हो चुका है। जिस जगह से वो भगा उस जगह कार्बन का परसेंटेज कम, मतलब वहाँ पे अल्फा बन गया, फेराइड बन गया। और क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे थिक लेयर्स बनेगी भैया, समझे। कौन सी लेयर बनेगी, थिक लेयर्स, थिक लेयर्स ऑफ फेराइड एंड सीमेंटाइड, ठीक है। परलाइट अपने को पता है अल्टरनेट लेयर्स ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइड होता है, और अब परलाइट में भी अपन थीक लेयर्स, थीन लेयर्स लेके आ रहे हैं। कोर्स परलाइट जो होता है वो होता है थीक लेयर्स, और कोर्स स्ट्रक्चर होने का भी यहाँ पे रीजन है। कोर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ग्रेन्स है वो कम है एज कंपेयर टू फाइन। ये वाला जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है फाइन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला जो है वो कोर्स ग्रेन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखो तुम टोटल, ये पहला ग्रेन, ये दूसरा ग्रेन और ये तीसरा ग्रेन, ओनली 3 ग्रेन यहाँ पे मौजूद है। जबकि जो फाइन वाला है उसमें नंबर ऑफ ग्रेन्स देखोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और आई थिंक सातवां, तो ऐसे 7 ग्रेन मौजूद है, ठीक। अब देखो एक चीज समझो कि ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है, कोर्स होने का भी एक रीजन है। हाई टेम्परेचर जब होता है तो हाई टेम्परेचर पे जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू न्यूक्लिएशन, ठीक है। जी इज़ फॉर ग्रोथ रेट, एन इज़ फॉर न्यूक्लिएशन रेट। लिखना चाहो लिख लो, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक। बात क्या हो रही है कि जैसे मान लो ये माइक्रो स्ट्रक्चर था ऐसा कुछ, इसमें छोटा छोटा ग्रेन स्टार्ट हुआ, उसको अपन ने बोला, जब ग्रेन जस्ट बनना चालू हुआ उसको अपन ने बोला न्यूक्लिएशन। और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि ये ग्रेन बड़ा होके ग्रो कर जाता है, ठीक, ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर जो है ज़्यादा है एनीलिंग में, ठीक है, कोर्स परलाइट जो तुमको दिख रहा है कि वो ओवरऑल हाई टेम्परेचर पे बन रहा है, इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ ग्रेन्स है वो कम है, उनका साइज ज़्यादा है, इसलिए कोर्स स्ट्रक्चर बना। जबकि तुम फाइन वाला स्ट्रक्चर देखोगे, फाइन परलाइट में जो टेम्परेचर एनकाउंटर्ड हो रहा है, ये देखो यहाँ पे टेम्परेचर स्टार्ट हुआ, और जबकि कोर्स परलाइट में जो टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने का टेम्परेचर है वो ये था, ठीक। तो फाइन परलाइट में तुम देखो ओवरऑल जो टेम्परेचर रेंज है वो कम है एज कंपेयर टू कोर्स परलाइट। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से फाइन परलाइट में क्या होता है कि ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती। तो ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती तो ऐसा है कि न्यूक्लिएशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, छोटे छोटे रहेंगे, तो भैया यहाँ पे न्यूक्लिएशन ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत सारे ग्रेन्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। उनका साइज ज़्यादा नहीं था तो नंबर ऑफ ग्रेन्स ज़्यादा हो जाएंगे ओवरऑल, ठीक है। तो एक ये चीज़ समझ आई, फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन वाली बात, ठीक है, कि एनीलिंग से जो है क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे भी लिख सकते हैं फाइन परलाइट में अपन कि ग्रोथ रेट कम है लेकिन न्यूक्लिएशन रेट यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो एक ये पॉइंट मैंने बता दिया था, जो थीक थी, थीक लेयर्स जो है वो किस वजह से थी? बिकॉज हाई डिफ्यूजन, बहुत ज्यादा डिफ्यूजन हुआ किसका? कार्बन का, क्योंकि टेम्परेचर हाई है। बिकॉज ऑफ हाई डिफ्यूजन एट हाई टेम्परेचर। और यहां पे इस हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है कि ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, जिसपे कोर्स परलाइट बन रहा है वो ओवरऑल टेम्परेचर हाई है एज कंपेयर टू फाइन। फाइन परलाइट की टर्म में बोल रहा हूँ, फाइन परलाइट के रिलेटिवली बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है क्या? थीक लेयर थी भैया। अब तुम खुद सोचो यार, यहाँ पे सबसे पहली बात तो यार, अगर कोर्स स्ट्रक्चर है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो ओवरऑल ग्रेन बाउंड्री एरिया होगा वो कम होगा? अरे पहले ही ये सब बातें अपन कर चुके हैं यार। ठीक, तो ग्रेन बाउंड्री एरिया अगर इस केस में कम है, कोर्स होने की वजह से ग्रेन बाउंड्री एरिया कम है, और अगर ग्रेन बाउंड्री एरिया कम है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑब्स्टेकल कम है इन पाथ ऑफ डिसलोकेशन। डिसलोकेशन के पाथ में ऑब्स्टेकल कम है, और अगर डिसलोकेशन के पाथ में ऑब्स्टेकल कम है तो भैया डिसलोकेशन इजीली ट्रेवल कर जाएगी, और अगर वो इजीली ट्रेवल कर जाएगी मतलब मटेरियल आपका सॉफ्ट बन जाएगा या डक्टाइल बन जाएगा। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया? क्लियर है क्या? ठीक है, इस पॉइंट को भी अपन लिख लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे पहुंचाते हैं, इसको जरा नीचे गायब करते हैं। ओके, डिसलोकेशन के पाथ में ऑब्स्टेकल कम है, ठीक है, और कम ऑब्स्टेकल होने की वजह से बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर बना है। समझ में आ गया क्या? ठीक है, कोर्स स्ट्रक्चर था, उसमें ओवरऑल ग्रेन बाउंड्री एरिया कम था, इसलिए ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ डिसलोकेशन आर डिक्रीजिंग या लेस, देयरफॉर इट इज वेरी सॉफ्ट एंड डक्टाइल स्ट्रक्चर। ओके भैया, कोर्स परलाइट अपने को समझ आया, एनीलिंग समझ में आ गया। एनीलिंग के बारे में जब मैं बताऊंगा तो सिर्फ अपन यही लिखने वाले हैं कि भैया ये वो प्रोसेस है जिसमें अपन मटेरियल को सॉफ्ट एंड डक्टाइल बनाना चाहते हैं, दैट्स इट। ठीक है, मटेरियल की डक्टिलिटी अगर आपको इंप्रूव करना है, डक्टिलिटी और टफनेस इंप्रूव करना है, क्या कर दो? उसकी एनीलिंग कर दो। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस आती है, नेक्स्ट प्रोसेस है नॉर्मलाइजिंग। क्या नाम है? नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग के बारे में आपको पता था कि थोड़ा सा फास्ट रेट ऑफ कूलिंग करेंगे, और नॉर्मलाइजिंग से जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, फाइन परलाइट स्ट्रक्चर बनता है। तुमको दिख रहा है कि ओवरऑल यहाँ पे लेस टेम्परेचर है इन्वॉल्व है। ठीक, तो यहाँ पे ग्रोथ रेट कम होगा और न्यूक्लिएशन रेट ज़्यादा होगा। न्यूक्लिएशन रेट का मतलब ऐसा है कि नए ग्रेन्स की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, जबकि जो बन रहे हैं ग्रेन्स जो बन रहे हैं उनका ग्रोथ कम हो रहा है। इसलिए ओवरऑल अगर बात करूं तो फाइन परलाइट के केस में तुमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अरे क्या दिख रहा है? अच्छा, ये कोर्स परलाइट का स्ट्रक्चर था। ओके, फाइन परलाइट के केस में तुमको दिख रहा है क्या? तुमको दिख रहा है ये कि जो नंबर ऑफ ग्रेन्स है वो ज़्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ ग्रेन्स क्या है? ज़्यादा है। ठीक है क्या? क्लियर है? ओके, और ये भी क्लियर है क्या? अब देखो लो टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है, मतलब लो टेम्परेचर रिलेटिव टू कोर्स परलाइट। ठीक है, कोर्स परलाइट के रिलेटिव में अगर बात करें तो टेम्परेचर लो है, इसलिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि डिफ्यूजन कम होगा, और अगर डिफ्यूजन कम होगा तो क्या थीन लेयर्स डेवलप होंगी क्या यार? अरे थीन लेयर्स डेवलप होंगी क्या यार? डिफ्यूजन कम हो रहा है इसलिए कार्बन ज्यादा डिस्टेंस तक कूद कूद के नहीं जाएगा, छोटी मोटी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, छोटा छोटा ट्रेवल करेगा, छोटा छोटा ट्रेवल करेगा। तो छोटा छोटा
छोटे से भाग से वो उठ के आया, मतलब उसकी जो डिस्टेंस है ना वो कम ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पे जो अल्टरनेट लेयर्स बनेंगी उनकी जो थिकनेस होगी वो कम होगी, थीन होगी, ठीक। तो क्या ये चीज़ भी क्लियर है कि थीन लेयर्स ऑफ सीमेंटाइड एंड फेराइड यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये जो अपना फाइन परलाइट था इसके बारे में क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ग्रेन बाउंड्री एरिया ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अरे फाइन स्ट्रक्चर है यार, ये फाइन स्ट्रक्चर है इसलिए जो ग्रेन बाउंड्री एरिया है वो ज़्यादा है। और अगर ग्रेन बाउंड्री एरिया ज़्यादा है तो क्या मैं अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं लेस डक्टाइल होगा देन कोर्स परलाइट। अरे भैया ग्रेन बाउंड्री एरिया ज़्यादा है मतलब डिसलोकेशन के पाथ में ऑब्स्टिकल ज़्यादा है, इसका मतलब डिसलोकेशन इजीली ट्रेवल नहीं कर रही होगी मटेरियल में, इसलिए इसकी डक्टिलिटी कम होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो फाइन परलाइट स्ट्रक्चर है ये अपने कोर्स परलाइट वाले स्ट्रक्चर से तो सॉफ्ट होगा लेकिन स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा होगी। अरे समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? नॉर्मलाइजिंग जो प्रोसेस थी इस प्रोसेस का नाम था नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग का मतलब था कि भैया तुमने जो मटेरियल लिया ऑस्टेनाइट जो था, ऑस्टेनाइट को इस जगह पे इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे अपना है ऑस्टेनाइट जो कि स्टेबल है, स्टेबल ऑस्टेनाइट, ठीक है। उसको अपन कूल कर रहे हैं सब जगह। तो नॉर्मलाइजिंग का मतलब ये था कि भैया आपने ऑस्टेनाइट बनाया और उस स्टेबल ऑस्टेनाइट को सीधा का सीधा एयर में क्वेंचिंग कर दी, एयर में रखा, कूल होने दिया, उससे तुमको मिलेगा फाइन परलाइट। फाइन परलाइट की प्रॉपर्टी अपन ने देख ली कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज़्यादा है। क्यों अपन नॉर्मलाइजिंग मेथड लाते हैं? तो भैया एनिलिंग से हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल मिल जाता है, कोर्स परलाइट है। अब उतना ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल हमें नहीं चाहिए था तो फिर हम क्या करते हैं कि एक काम करो उसकी नॉर्मलाइजिंग कर दो। नॉर्मलाइजिंग से क्या होगा, स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि वो फाइन परलाइट बनने वाला है, ठीक है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट मूव करते हैं अपन अपने अगले माइक्रो स्ट्रक्चर पे। अगला माइक्रो स्ट्रक्चर है बेनाइट, ठीक है। तुमको दिख रहा है कि ग्रीन कलर से जो बना है, ठीक, वो बेनाइट है। अब यहां पे ऐसा है कि सबसे पहले एक चीज देखो, मैंने सारे जो रीजन थे उनके नाम तो दे दिए। बीच वाले रीजन में क्या हो रहा है कि ये जो बीच का पोर्शन है पहले इसका नाम भी देख लो, ऐसा कि बीच में क्या होगा। तो ऐसा है कि इस जगह अगर इस पोर्शन में बात करो, ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, नोस के बाहर वाला पोर्शन, ठीक, तो नोस के बाहर वाले पोर्शन में तो गामा अनस्टेबल स्टेट में, कल बता दिया था ऑलरेडी, गामा जो है वो ट्रांसफॉर्म होना चाहता है, ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म होना चाहता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर्व है। तो अगर तुम ऊपर बात करो नोस के ऊपर, तो नोस के ऊपर जो है वो गामा प्लस परलाइट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस जगह पे यहाँ तक अगर बात करें तो भैया 100% गामा था। जैसे ही तुम इस जगह अंदर आए तो अंदर जैसे ही आए कि कुछ गामा परलाइट में कन्वर्ट होने लग गया। तो जो बीच का रीजन है इसमें गामा पर प्लस परलाइट मौजूद है। अगर तुम ये नीचे के रीजन में बात करो, नोस के नीचे का रीजन है, नोस के नीचे के रीजन में तुम लिख सकते हो कि जो नोस के नीचे का रीजन है उसमें गामा प्लस बेनाइट होगा। बेनाइट जो है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी होगी और जैसे ही तुम ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश कर्व खत्म हुआ, उस कर्व के जब तुम इधर आए और अंदर आ गए तो पूरा का पूरा गामा ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेनाइट की, ठीक। बेनाइट को जो फॉर्म करने की मेथड है, इस मेथड का नाम है ऑश टेम्परिंग। क्या बोलते हैं इसको? ऑश टेम्परिंग, ठीक है। मेथड का नाम था ऑश टेम्परिंग। ऑश टेम्परिंग जो मेथड है उसमें क्या किया आपने, बहुत फास्ट कूलिंग की एक तो, ठीक है। तुमको दिख रहा है कि सबसे स्लो कूलिंग थी एनीलिंग में, उससे ज़्यादा फास्ट कूलिंग हुई फाइन परलाइट में, मतलब नॉर्मलाइजिंग में, और उससे भी फास्ट कूलिंग तुमने की किसमें, बेनाइट की फॉर्मेशन में या ऑश टेम्परिंग में। और फास्ट कूलिंग करके तुम नोस के नीचे तक गए। ये जो नोस का टेम्परेचर था ये अराउंड 550 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 550 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब टेम्परेचर होता है।
550 के नीचे तुम थोड़ा सा आए और उस टेम्परेचर को होल्ड करके रखा, कांस्टेंट टेम्परेचर तुमने मेंटेन करके रखा। कांस्टेंट टेम्परेचर तुमने मेंटेन करके रखा मतलब तुम क्या कर रहे हो, जो 550 के नीचे आए और उस टेम्परेचर पे थोड़ी देर रुके रहे, टाइम दिया। तो क्या हुआ, टाइम तुमने दिया, टाइम थोड़ा बढ़ा, तो जो अपना माइक्रो स्ट्रक्चर है वो इस रेंज में आ चुका है, ट्रिपल टी कर्व को अंदर क्रॉस कर चुका है, मतलब तुम्हारा स्ट्रक्चर बनेगा बेनाइट। बेनाइट का जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो जरा यहाँ पे फोकस करो। बेनाइट का माइक्रो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दे रखा है, देखो ये मार्टेनसाइट को भी छोड़ो, ये रहा बेनाइट का माइक्रो स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि इसमें देखो परलाइट तो है नहीं, पहली बात तो ये समझ जाओ। परलाइट जो था वो था अल्टरनेट लेयर्स ऑफ सीमेंटाइट एंड फेराइट, तो अल्टरनेट लेयर जो है वो एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग में खत्म हो गई। अब अपन ऑस्टेम्परिंग की बात करें तो ऐसा है कि सीमेंटाइट के फाइन और इलोंगेटेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये तुमको दिख रहा है ना, ये ऐसे कुछ इलोंगेटेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो डार्क ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ना। तो फाइन एंड इलोंगेटेड पार्टिकल्स ऑफ सीमेंटाइट इन अल्फा मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब अल्फा फेज था, फेराइट फेज था, और फेराइट फेज में सीमेंटाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो इलोंगेट हो जाते हैं और फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये है बेनाइट, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तुम खुद सोच सकते हो कि यार इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि कूलिंग रेट नॉर्मलाइजिंग से भी ज़्यादा है, तो भैया इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो नॉर्मलाइजिंग से बनने वाले प्रोडक्ट से ज़्यादा ही स्ट्रेंथ होने वाली है। मतलब आपका जो फाइन परलाइट था उससे ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो बेनाइट की स्ट्रेंथ और हार्डनेस ग्रेटर होगी देन फाइन परलाइट, ठीक है। और अगर फाइन से ज़्यादा है तो कोर्स से तो ज़्यादा ही होगा यार, समझ में आया क्या, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना कि बेनाइट जो है वो सीधा सिंगल एक ही बार में कूलिंग करने से नहीं बनने वाला। मतलब तुम ऐसे आओ और मान लो ऐसे आके नोज के नीचे आ गए, बोले सर यहाँ से अपन एक लाइन डाल दें अगर एसी कि यहाँ से अपन ने एक लाइन खींची एसी और ये सीधा बेनाइट पे जाके मैंने जोड़ दी, तो क्या बेनाइट बनेगा? इससे नहीं बनने वाला बेनाइट, ये ध्यान रखना। वो वापस फाइन परलाइट ही हो गया, ठीक। बेनाइट बनाने के लिए अगर प्लेन कार्बन स्टील है आपका, तो प्लेन कार्बन स्टील में एक बात ध्यान रखना कि बेनाइट बनाने के लिए आपको ऐसा आइसोथर्मल कूलिंग करना पड़ेगी। मतलब तुमने क्रिटिकल कूलिंग रेट से ज़्यादा, मतलब नोज से बाहर तुमने कूल किया, बहुत फास्ट कूलिंग की और उस टेम्परेचर पे तुमने रोके रखा, ठीक है। समझ में आया बेनाइट कैसे बनेगा? अब एक पॉइंट आता है, सबसे लास्ट स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं अभी, मार्टेनसाइट का। मार्टेनसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बहुत ज़्यादा फास्ट कूलिंग करी भाई, ये देखो बहुत ज़्यादा फास्ट कूलिंग करी तो तुम्हारा बना मार्टेनसाइट। एमएस जो है वो है मार्टेनसाइट स्टार्ट लाइन, मतलब इस लाइन के ऊपर तक, इस लाइन के ऊपर तक क्या था स्ट्रक्चर में? था ऑस्टेनाइट, ठीक। लेकिन इस लाइन के जैसे ही तुम नीचे आए वो ऑस्टेनाइट कन्वर्ट होना चालू हो गया, किसमें? मार्टेनसाइट में, ठीक। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे ऑस्टेनाइट प्लस मार्टेनसाइट मौजूद है, और जब मैं मार्टेनसाइट फिनिश लाइन, मार्टेनसाइट फिनिश टेम्परेचर जो है उस टेम्परेचर के नीचे आ गया तो पूरा का पूरा ऑस्टेनाइट कन्वर्ट हो चुका है किसमें? मार्टेनसाइट में। मतलब नीचे के रीजन में, इस लाइन के नीचे पूरा का पूरा क्या है? मार्टेनसाइट है। समझ में आया क्या? समझ में आया? बहुत ज़्यादा फास्ट कूलिंग रेट से मार्टेनसाइट बनता है। मेथड का जो अपन ने नाम दिया था वो बोला था क्वेंचिंग, आपको याद हो तो क्या बोला था? इस मेथड को अपन ने बोला था क्वेंचिंग, ठीक है। क्वेंचिंग जो है वो वाटर में भी कर सकते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन में भी कर सकते हैं, ऑयल में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कैसा स्ट्रक्चर चाहते हैं। वो सब बात भी अपन डिटेल में करेंगे। तो ये था ओवरऑल सारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। मार्टेनसाइट का जो स्ट्रक्चर है, अब जरा उस पर फोकस करो। ये रहा मार्टेनसाइट का स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, बीसीटी। क्या होता है बॉडी सेंटर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर? ये साइड में बना हुआ है, ठीक, साइड में बना हुआ है तुम्हारे सामने। कुछ नहीं यार, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर ही बनाया मैंने। जो बीसीसी अपना होता है, 8 कॉर्नर पे 8 एटम है और भैया बॉडी के सेंटर में एक एटम मौजूद है।
बस यहाँ पे बात ये आएगी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक नहीं है, टेट्रागोनल है, और टेट्रागोनल होने की वजह से जो क्यूब की एक साइड है उसको इलोंगेट कर दो। तो ए और बी तो इक्वल है, लेकिन सी जो है वो ए और बी से ज़्यादा है, सी इज ग्रेटर देन ए, इलोंगेट कर दिया। समझ में आया? बीसीटी स्ट्रक्चर क्लियर है, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। जो मार्टेनसाइट का स्ट्रक्चर है इसमें निडल शेप्ड ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। ये तुमको दिख रहा है, ये निडल है, ये इसे डार्क डार्क जो बन रहा है ना, इसको जैसे मान लो मैं अगर यहाँ दूसरे स्ट्रक्चर में ऐसा बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे 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 कुछ यूं यूं यूं, समझ रहे हो? निडल शेप्ड ग्रेन्स होते हैं पूरा, ठीक है। वही दिखाया है उस माइक्रो स्ट्रक्चर में, जो फोटो है इस इमेज में यही दिख रहेगा, ठीक। और जो व्हाइट कलर का पोर्शन है ना, जो तुमको मतलब ये जो डार्क कलर में जो नीडल दिख रहे हैं वो सब नीडल तो मार्टेनसाइट के, जो जहाँ पे दिख रहा है कि नीडल नहीं है, व्हाइट कलर का पोर्शन है, वो ऑस्टेनॉइड है, ठीक है। वो बेसिकली ऐसा हुआ है कि भैया पूरा का पूरा 100% मार्टेनसाइट नहीं बन पाया। ये जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो इस रीजन का माइक्रो स्ट्रक्चर है कि कुछ गामा अभी भी बचा हुआ है, पूरा का पूरा गामा कन्वर्ट नहीं हुआ मार्टेनसाइट में, ऐसा, ठीक। तो तुमको ये चीज समझ आई, निडल शेप्ड ग्रेन्स जो थे वो बनेंगे मार्टेनसाइट में। मार्टेनसाइट की भैया ये खासियत है कि ये बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, बीसीटी स्ट्रक्चर है, जिसमें वेरी लेस स्लिप सिस्टम्स होते हैं, ठीक। स्लिप सिस्टम क्या था ये मैंने पढ़ाया था जब डिसलोकेशन वाली बातें मैंने की थी मेरे प्रीवियस लेक्चर में, जहां पे डिसलोकेशन वाला लेक्चर है वहां पे मैंने बताया था। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, उसमें अच्छे खासे स्लिप सिस्टम होते हैं, इसलिए उसमें क्या होता है कि डिसलोकेशन इजीली मूव कर जाती है, ठीक, इसलिए वो सॉफ्ट और डक्टाइल होते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में भी अप्रॉक्सीमेटली वही बात होती है कि वहां पे भी स्लिप सिस्टम ज़्यादा होते हैं, ठीक, वो भी सॉफ्ट और डक्टाइल होते हैं, एफसीसी जितने नहीं होंगे बट होंगे सॉफ्ट डक्टाइल थोड़े। बट यहाँ पे क्या होता है, ये बॉडी सेंटर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक। बहुत कम स्लिप सिस्टम है, इसलिए ये जो हेक्सागोनल क्लोस्प्रेक स्ट्रक्चर था ना एचसीपी, उसके जैसा बिहेव करता है। मतलब वेरी लेस स्लिप सिस्टम होने के कारण डिसलोकेशन मूव ही नहीं कर पाएगी, और डिसलोकेशन मूव ही नहीं कर पाएगी, और अगर तुम मान लो कोई फोर्स लगा रहे हो तो डिसलोकेशन मूव नहीं कर पा रही है, उसको स्लिप सिस्टम मिल ही नहीं रहा है मूव करने के लिए, क्रैक पहले मूव कर जाएगी, क्रैक डेवलप हो जाएगी मटेरियल में, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो एक ये आता है कि वेरी लेस स्लिप सिस्टम है, इसलिए अपन यहां पे बोलेंगे कि भैया ये बहुत ज्यादा हार्ड है, डिसलोकेशन को मूव करने के लिए सिस्टम ही नहीं मिल रहा है, और डिसलोकेशन मूव नहीं कर पा रही है, उसको सिस्टम ही नहीं मिल रहा है, स्लिप सिस्टम ही नहीं मिल रहा है, और इसमें जो क्रैक डेवलप हो जाएगी और क्रैक ट्रेवल कर जाएगी डिसलोकेशन के पहले, ठीक है। मतलब क्रैक की फॉर्मेशन हो जाएगी पहले ही, डिसलोकेशन मूव ही नहीं कर पा रही है और क्रैक की फॉर्मेशन हो गई, इसलिए ये ब्रिटल भी है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखो कि मार्टेनसाइट जो है वो वेरी हार्ड एंड ब्रिटल सब्सटेंस है, ठीक। और देखो एक पॉइंट अपन यहाँ मार्टेनसाइट के बारे में लिख देते हैं कि ये वेरी हार्ड और ब्रिटल तो है ही, और इतना ज़्यादा हार्ड है कि भैया अगर आपसे पूछा कि बताओ जरा हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्टील क्या है, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आप बोलोगे मार्टेनसाइट, ठीक। मार्टेनसाइट जो है वो स्टील का हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है। समझ में आया? बॉडी सेंटर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के होने की वजह से, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में जो है वो आपके ये आयरन के एटम्स जो है वो तो वैसे ही बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर में जैसे होते हैं वैसे ही हैं, और कार्बन जो है वो इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी, जहाँ जहाँ भी इंटरस्टिशियल साइड होती है, जैसे एक इंटरस्टिशियल साइड मैंने दिखाई है कि ये रही, उस जगह पे कार्बन बैठा हुआ है, जहाँ जहाँ पे भी इंटरस्टिशियल साइड होगी उस जगह पे कार्बन घुस के बैठा हुआ है, ठीक। ये था बीसीटी स्ट्रक्चर। मार्टेनसाइट भैया इतना ज़्यादा हार्ड है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसीलिए जो टोनी स्टार्क साहब हैं आयरन मैन वाले, वो भैया इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, क्वेंचिंग मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे अपन उनको ज़रा लेके आते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी है तो भैया उसका यूज़ क्यों नहीं करें। इसको हमेशा याद रखोगे तो ऐसा है कि तुमको इमेजिन करते बनेगा, ठीक है। ओके भैया देखो
क्या हो जाता अगर मान लो मार्टेनसाइट का स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं करता, क्वेंचिंग मेथड परफॉर्म नहीं करता, मान लो वो कोर्स परलाइट बना लेता भाई, एनीलिंग कर देता, अपने जो आयरन मैन का सूट है उसमें क्या कर देता, कौन सी हीट ट्रीटमेंट अप्लाई करता, एनीलिंग। तो भैया ऐसा है, जब थानोस जो है इसको थप्पड़ मारते ना, टोनी स्टार्क साहब को थप्पड़ मारते या मान लो कंप्रेसिव फोर्स मारते, तो मतलब ऐसा हो जाता, पिचक जाता भैया इनका सूट, पिचक जाता, ऐसे हो जाते हैं। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे अगर डक्टाइल हो जाता तो भैया जो डिसलोकेशन है वो, स्ट्रक्चर हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, तो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है तो क्या होगा, उसमें जब तुम कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगा इजीली। ठीक, टोनी स्टार्क साहब को भी अपन इस इमेज में रखते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है, दिख रहा है। अब देखो ऐसा है, मार्टेनसाइट का ऐसा है एक डिसएडवांटेज ये भी था बहुत बड़ा कि ब्रिटल भी होता है। ठीक, हार्ड है वो तो इसका एडवांटेज है, लेकिन ब्रिटलनेस जो है वो इसकी डिसएडवांटेज है। मेनी एप्लीकेशंस ऐसी होती है जहाँ पे भैया आप डायरेक्ट मार्टेनसाइट का कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए फिर एक प्रोसेस लेके आए टेम्परिंग। टेम्परिंग से अपने को क्या मिला, टेम्पर्ड मार्टेनसाइट मिला। अब टेम्पर्ड मार्टेनसाइट में क्या होता है कि ये जो नीडल शेप ग्रेन थे ना, वो कन्वर्ट हुए काय में, वो कुछ ऐसे बन गए अब कि भैया फाइन पार्टिकल्स बने सीमेंटाइट के, फेराइट के अंदर। और इस स्ट्रक्चर का ऐसा है कि इसकी जो हार्डनेस है वो कम है, हार्डनेस लेस देन मार्टेनसाइट। ठीक है, मार्टेनसाइट से कम हार्डनेस है, बट टफनेस या डक्टिलिटी अगर मैं बात करूं, ठीक, टफनेस और डक्टिलिटी दोनों बोल सकते हैं, डक्टिलिटी भी इसकी ग्रेटर है मार्टेनसाइट से। ठीक, अपन मार्टेनसाइट की थोड़ी सी स्ट्रेंथ हार्डनेस कम करना चाहते थे, थोड़ी सी उसकी ब्रिटलनेस कम करना चाहते थे, कुछ टफनेस उसमें लाना चाहते थे, तो अपन ने टेम्पर्ड मार्टेनसाइट बना लिया बाय द हेल्प ऑफ टेम्परिंग मेथड। ठीक है, तो क्या टेम्पर्ड मार्टेनसाइट क्लियर है? एक आखिरी स्ट्रक्चर आता है स्फेरोडाइट का। स्फेरोडाइट जो है वो क्या चीज़ है, ऐसा है भैया, तुमने मार्टेनसाइट देख लिया, सबसे हार्डेस्ट और ब्रिटल स्ट्रक्चर जो था स्टील का वो था मार्टेनसाइट। तुमने एक मेथड है स्फेरोडाइजिंग, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी सिर्फ ये देखो स्फेरोडाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ऐसा है कि इसमें अल्फा था, फेराइट था, और फेराइट के अंदर जो सीमेंटाइट के पार्टिकल है वो स्फीयर के फॉर्म में, स्फीयर लाइक पार्टिकल्स हैं। और स्फीयर शेप में होने की वजह से क्या होता है, क्या होता है, इनका जो लेस फेस बाउंड्री एरिया होगा, ठीक है, जो फेस बाउंड्री एरिया है वो क्या है, कम है। क्या है फेस बाउंड्री एरिया, बता रहा हूं। अरे यार, स्फीयर शेप जो होता है उसका उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम होता है ना। अरे मिनिमम सरफेस एरिया होता है कि नहीं होता है स्फीयर का। तो ऐसा है, फेस बाउंड्री एरिया मतलब ऐसा कि जहां पे ये अल्फा और सीमेंटाइट, जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, टकरा रहे हैं एक दूसरे से, वो हुआ फेस बाउंड्री। फेस बाउंड्री भी डिसलोकेशन के पाथ में ऑब्स्टेकल होती है। यहाँ पे लेस फेस बाउंड्री एरिया होने की वजह से क्या होता है, ओवरऑल अगर अपन बात करें कि यहाँ पे लेस फेस बाउंड्री एरिया है, मतलब लेस ऑब्स्टेकल है इन पाथ ऑफ डिसलोकेशन। और अगर डिसलोकेशन के पाथ में ऑब्स्टेकल कम है तो भैया हमको ये बात पता है कि मटेरियल में डिसलोकेशन इजीली ट्रेवल कर जाएगी, इसलिए मटेरियल सॉफ्ट और डक्टाइल होगा। और भैया ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट और डक्टाइल होता है। इसकी जो सॉफ्टनेस और डक्टिलिटी है वो अभी तक जितने भी माइक्रोस्ट्रक्चर अपन ने पढ़े उनमें सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है। तो अगर अपन मान लो इसको, स्फेरोडाइट को मैंने एस से डिनोट किया, अगर मान लो मैं यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डक्टिलिटी लिखूँ कि डक्टिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी किसकी है, स्फेरोडाइट की। स्फेरोडाइट से कम जो है डक्टिलिटी वो अपन ने पढ़ी एनीलिंग में। एनीलिंग में बना था कोर्स परलाइट। उससे कम डक्टिलिटी किस में, वो बनी नॉर्मलाइजिंग में। नॉर्मलाइजिंग में अपन ने पढ़ा था फाइन परलाइट। ठीक, उससे कम डक्टिलिटी किस में, बेनाइट में, ऑस्टेम्परिंग में। ऑस्टेम्परिंग में क्या बना, बेनाइट बना।
उससे कम डक्टिलिटी जो है वो किस में आएगी, टेम्परिंग में। टेम्परिंग में क्या बना, टेम्पर्ड मार्टेनसाइट बना, ठीक है। और सबसे कम डक्टिलिटी किस में होगी, मार्टेनसाइट में होगी, ठीक। और क्या यही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ या हार्डनेस हुआ क्या, अरे स्ट्रेंथ और हार्डनेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर यही है क्या, अरे यार सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्ट्रेंथ किसकी है, मार्टेनसाइट की। तो जैसे जैसे तुम इधर से इधर बढ़ोगे, स्फेरोडाइट की तरफ बढ़ोगे, तो स्ट्रेंथ हार्डनेस कम हो रही है, या मार्टेनसाइट की तरफ इधर से बढ़ रहे हो तो इसका मतलब है स्ट्रेंथ हार्डनेस बढ़ रही है, ठीक है। क्लियर है क्या। तो आज का जो लेक्चर था, इस लेक्चर में हमको यही माइक्रो स्ट्रक्चर देखना था। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको सीधे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के, अब बस डेफिनेशन बची है, उनकी डेफिनेशन लिखना है। ऑलमोस्ट हीट ट्रीटमेंट पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। और लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर देना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो।